Hi everybody, welcome back to my thermodynamics series. This is second part of the thermodynamics where we will learn about first law of thermodynamics. We'll talk about internal energy, work and heat of the system. So I hope you enjoy the video. Let's begin. Okay, so let's start with today's lecture. Today's lecture is thermodynamics part 2 and पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने बेसिक टर्म्स देखी थी थर्मोडायनेमिक्स की. आज वाली क्लास में क्या करेंगे हम? इन टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट बेसिक 3 थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज द इंटरनल एनर्जी, द सेकेंड इज योर वर्क एंड थर्ड इज योर हीट. ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एंड सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ हमने पिछली क्लास में क्या किया था. हमने पिछली क्लास में क्या किया था, सिस्टम और सराउंडिंग्स देखे थे कि सिस्टम और सराउंडिंग्स का डेफिनेशन क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम इज समथिंग विच इज़ अंडर स्टडी, जिसकी एनर्जी की कैलकुलेशंस और जो रिएक्शन हो रहे हो वो सब सिस्टम है. सराउंडिंग हो गया बाकी सारा जो भी चीज़ है उसको हमने सराउंडिंग बोलते हैं. यूनिवर्स में बाकी सारी चीज़ उसको हम सराउंडिंग्स बोले हैं. फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे थे. टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने देखे थे भाई कितने तरीके के हैं, 3 है. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम वो था जिसमें आपका मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है. क्लोज सिस्टम था जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एक लिड लगा दिया है और एनर्जी फिर भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट कैन बी एक्सचेंज्ड. आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ही आपका एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेरी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो मास पे डिपेंड करती है. जो मैंने मटेरियल लिया है उसके मास पे डिपेंड करती है. अगर मैंने उसका 10 ग्राम लिया है या उसका 2 ग्राम लिया है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वैल्यू. ठीक है, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इंटरनल, इंटेंसिव से क्या याद रखना है, इंटरनल. तो इंटरनल उसकी जो सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन है उससे वैल्यू डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है. सो इंटेंसिव है विच इज़ मास इंडिपेंडेंट, इट वाज मास इंडिपेंडेंट. एंड एक्सटेंसिव कौन सी है, जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, एंड लास्ट हमने किया था दैट वाज योर स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस. थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो इनिशियल और सिर्फ फाइनल स्टेट मेरी क्या है, फाइनली क्या आउटकम है, उसको मैंने बोल दिया था स्टेट फंक्शन. ठीक है, और पाथ फंक्शन कौन से थे, पाथ फंक्शंस थे कि यार जो मैं रिएक्शन कर रही हूँ वो मैं किस पाथ से कर रही हूँ. पाथ 1 से कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू अलग है, अगर मैं कोई पाथ 2 से कर रही हूँ है ना तो उसकी वैल्यू अलग है. इसको लर्न करने का बड़ा सिंपल सा फंडा था. मैंने बताया था कि जो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन तभी होगा जब अपने पास क्या होगा, वर्क डन या हीट कैलकुलेट करेंगे. सो वर्क डन एंड हीट आर दी ओनली 2 पाथ फंक्शन. उसके अलावा जो भी कैपिटल लेटर से सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब क्या है, अपनी स्टेट फंक्शंस है. ठीक है भाई, स्टेट फंक्शंस में आ गया मेरा कैपिटल H विच इज एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी विच इज U, गिब्स फ्री एनर्जी जिसके बारे में बहुत आगे बात करेंगे, G दैट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन. जो भी कैपिटल लेटर से है, टेम्परेचर हो गया कैपिटल लेटर से है ना, ये सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शंस है. सो ये मैं पूरा कर चुकी हूँ. अब करेंगे एक्चुअल में सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट. ये देखते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरा बेसिक है इस पार्ट में. ठीक है, सो लेट्स इमेजिन आपके पास कोई एक बॉल है. ठीक है, अब वो जो बॉल है लेट्स जस्ट अज्यूम दैट दैट इज योर सिस्टम. ठीक है, अब इस बॉल ने, मैंने क्या किया, इस पर अगर मेरे को कोई भी काम करना है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी मेरा वो कॉन्सेप्ट है विच इज़ बेसिकली मेरी इस बॉल के अंदर टोटल जो एनर्जी है उस टोटल एनर्जी को मैं बोल रही हूँ इंटरनल एनर्जी. इट्स गिवन बाय कैपिटल U. ठीक है, इंटरनल एनर्जी होगी टोटल उस बॉल के अंदर जो भी एनर्जी है उसको मैंने बोल दिया इंटरनल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी और अपना पोटेंशियल एनर्जी के एडिशन से बन रहा है ना. अगर मेरे को ये इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो कैसे कर सकते हैं, बॉल को मैंने कंप्रेस कर दिया, आई एम अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन इट है ना. या दूसरा चीज़ क्या है, इसको मैंने हीट कर दिया, इसको मैंने हीट कर दिया. अगर मैं नीचे से हीट दूँ तो भी वो हीट जो है वो अब्जॉर्ब करेगा. सो दैट्स ऑल्सो हाउ यू कैन चेंज द एनर्जी ऑफ द बॉल. सो changing the energy or changing the internal energy of the ball can be done by 2 ways. Either by doing some
वर्क ऑन इट, आइदर बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट, या दूसरा क्या करूँ मैं, इसका हीट कंटेंट चेंज कर दूँ, चाहे तो इसमें कुछ हीट अब्जॉर्ब करा दूँ या कुछ हीट इसमें से हम निकाल लें। दो ही तरीके से हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो सकता है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑल द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इस सिस्टम में मैं एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर कर सकती हूँ। ट्रांसफर मतलब दोनों चीज़ होगा, एनर्जी इंक्रीज करना या एनर्जी डिक्रीज करना, दोनों ही केस जो है उसको हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हीट, है ना, हीट और वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे भाई। फर्स्ट आ जाएगा अपना हीट। हीट जो है उसको हम किससे देंगे, स्मॉल w से देंगे। किससे देंगे, स्मॉल w, ठीक है। अब सॉरी स्मॉल q से देंगे, जो अपना हीट है उसको हम स्मॉल q से देंगे, दैट्स अ पाथ फंक्शन। लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस स्मॉल q, है ना। कोई भी हीट को हम ऐसे कर सकते हैं, इट्स द एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। आई एम सेइंग लेट्स से यहाँ पे मैंने एक क्या ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है। राइट नाउ द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इज, लेट्स जस्ट से इट इज 35 डिग्री सेल्सियस। सो वट एवर एनर्जी दैट इट हैज इंटरनली, दैट्स कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। हीट क्या होगा, मैंने इसको यहाँ से बर्नर से अटैच कर दिया। अब बर्नर जो है इट्स प्रोवाइडिंग मी दैट हीट, ठीक है। ये हीट जो है ये फ्लास्क क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, और अब्जॉर्ब करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर लेट्स से 35 से अब कहाँ पहुँच गया, 45 डिग्री सेल्सियस। सो डू यू सी देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस नाउ। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसका मतलब सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब किया, ठीक है भाई। दो चीज़ आ जाती हैं, एक है फिजिक्स, एक है केम। बोलोगे मैम केमिस्ट्री में हम अलग लेते हैं साइन कन्वेंशन, फिजिक्स में हम अलग लेते हैं, व्हाई इज दैट सो। भाई फिजिक्स में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, दैट इज ऑब्जर्वर, दैट इज द ह्यूमन, ठीक है। केमिस्ट्री में यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाता है अपना, जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जो सिस्टम है मेरा, दैट इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने देखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखना है। उसके अकॉर्डिंग देखना है तो मतलब क्या, सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मैं उसको प्लस करूंगी। अगर सिस्टम में से कुछ एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो एक हो गया मेरा हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और एक हो गया अपना हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से कुछ हीट रिलीज हो रही है, हीट अगर अब्जॉर्ब हो रही है तो कुछ ना कुछ सिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। तो हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम को हम किससे देते हैं, प्लस से देते हैं, ठीक है। और हीट रिलीज अगर कर रहा है सो दैट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गेटिंग रिलीज्ड आउट ऑफ द सिस्टम, सो आई विल टेक दैट एज नेगेटिव। क्लियर है भाई। Heat is basically your energy transfer due to temperature difference between your system and surrounding. And second of all, the sign convention. We'll have to talk about the sign convention with frame of reference being your system. System में अगर heat absorb कर रहा है system तो उसको प्लस लेंगे, और अगर वो हीट रिलीज कर रहा है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है बाय रिलीजिंग दैट एनर्जी, so that heat release will be taken as negative, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन लेट्स कम बैक टू दिस बॉल एग्जाम्पल। व्हाट कैन बी, हाउ कैन वर्क बी डिफाइंड। मेरे पास बॉल है, उस बॉल को मैं कंप्रेस कर रही हूँ, कंप्रेस करूँगी तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। पहले मान लो इतना था, इफ आई एम कंप्रेसिंग इट, आई एम डूइंग सम वर्क ऑन इट, आई एम अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन इट, ठीक है। अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो इस बॉल का क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, एंड दैट लीड्स मी टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क। क्या बोल रहा है वर्क, इट्स द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर मैंने दिया, ये कंप्रेशन हो गया, और दूसरा एक्सपेंशन होगा तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो मैं क्या कर रही हूँ, कंप्रेस कर रही हूँ, और कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा उसका, डिक्रीज होगा। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स नाउ टॉक अबाउट इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब अगर ये मेरे पास बॉल है, एक्सपैंड करेगी तो वो अपने आप करेगी,
है ना. एक्सपेंशन में क्या होगा, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड दैट विल बी द वर्क विच विल बी डन बाय द सिस्टम. ठीक है. सो बाय कन्वेंशन हम क्या लेंगे, जब भी वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम उसको हम लेंगे क्या, एक्सपेंशनल वर्क. क्या लेंगे, एक्सपेंशनल वर्क, उसको लिखेंगे एक्सपेंशन. और एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा भाई, जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज. दो चीज करनी है इसमें लर्न. ठीक है. सिस्टम वर्क ऑफ द सिस्टम विल नॉट पॉजिटिव, सॉरी, इट विल इंक्रीज. ठीक है भाई. ओके, आगे चलते हैं. आगे आएगा डिराइविंग एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क. ठीक है. डिराइविंग एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क. अभी फिजिक्स में सबने पढ़ रखा है वर्क कैसे डिफाइन करते हैं. वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. राइट, इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. अब अगर मेरे को इसको लिखना है तो कैन आई जस्ट राइट इट एज एफ इंटू डी. ये लिख दिया. अब एक काम करो, इसका फोर्स का और प्रेशर का, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल प्रेशर दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द वर्क डन. तो फोर्स और प्रेशर में क्या होता है फॉर्मूला, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, है ना. फोर्स अपॉन एरिया होता है ये. तो अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो कैन आई जस्ट से दिस इज प्रेशर इनटू एरिया, है ना. प्रेशर इनटू एरिया बोल सकते हैं इसको. इनटू डी कर दो, इनटू डी. ओके. अब एरिया जो होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू लेट्स से दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस. और ये क्या हो गया अपना, P हो गया. सो ये लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया भाई, दिस इज योर वॉल्यूम, दिस इज योर वॉल्यूम. सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बिकम्स माय फॉर्मूला फॉर वर्क डन. तो कभी भी अगर मेरे को वर्क डन निकालना है फॉर एनी सिस्टम, आई कैन कैलकुलेट इट एज P डेल्टा V because that is your change in the volume. So ये बन गया मेरा फॉर्मूला. To calculate the work done by the system or on the system, हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन भी कर दो. This is your exact formula for calculating the work done. ठीक है भाई. Alright, next आ जाएगा अपना साइन कन्वेंशन. अब साइन कन्वेंशन कैसे सीखूँ मैं, है ना. साइन कन्वेंशन के भी दो चीज़ रखेंगे. Let's just divide the heat. Heat can be of two types. Either the heat can be absorbed by the system or it can be released by the system. Let me just write it here. एक हो गया मेरा absorbed by the system. ठीक है, heat is being absorbed by the system. और एक हो गया heat is released by the system, है ना. पहले बस एक बार लिख लेते हैं इनको, released by the system. Next, work भी क्या हो सकता है, work can be done on the system. So work is done on the system. और दूसरा क्या हो सकता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. एक्सपेंशन कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो ये चारों चीज़ मैंने अब लिख लिया है. अब इनका साइन कन्वेंशन समझते हैं. मेरे को बस इतना याद रखना है कि जो सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना है मैंने. हीट अगर कुछ भी एक प्लस हो रही है सिस्टम में, विल टेक दैट एज प्लस. अगर वर्क कुछ भी किया जा रहा है इस पर, तो वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. सिस्टम अगर इंक्रीज करेगा एनर्जी तो उसको प्लस, सिस्टम की एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो उसको माइनस करेंगे. लेट्स सी. absorbed by the system, so system has absorbed, that's why heat जब भी absorb करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लस लेंगे. released by the system, some heat which is a form of energy is released from the system, so we'll take that as negative, we'll take that as negative. Next how we work is done on the system, I'm applying a pressure, external pressure on the system, compress कर रहे हैं उसको, तो कुछ form of energy मैं सिस्टम में दे रही हूँ. सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है. एंड लास्ट, वर्क डन बाय द सिस्टम, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. उस केस में जो होगा, एनर्जी थोड़ा सा इसमें से बाहर निकल रहा है सिस्टम में से, दैट्स व्हाई आई टेक दैट एज माइनस. ठीक है भाई. ये चारों चीज़ आप एक बार नोट कर लो, प्लस माइनस, है ना. ये चीज़ याद रखनी है. इसको थोड़ा सा हम समझेंगे बाय टेकिंग वन क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन लेने से पहले काम करते हैं, इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है.
दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट दैट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट. इंटरनल एनर्जी होता है मेरे सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इज ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसमें दो चीज़ आएंगी, है ना, पढ़ रखा आपने ये. क्या होता है, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी. ओवरऑल जो पूरी की पूरी एनर्जी है, एक कोई भी सिस्टम है, मान लो बॉल है, बॉल में जो इनसाइड टोटल जो भी एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और द मॉलिक्यूल्स मूविंग अराउंड बिकॉज ऑफ इट देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी, ये सब आपका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है. इसको डिनोट करने के लिए वी राइट कैपिटल यू, ठीक है, विच इज व्हाट, इट्स अ स्टेट फंक्शन. इट्स अ स्टेट फंक्शन, है ना. नाउ अब एब्सोल्यूट एनर्जी जो है, हम कोई भी चीज़ की कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, है ना. अभी अपने को टाइम लगेगा ये सब और समझने में. बट डेफिनेटली इफ आई एम अंडरगोइंग सम प्रोसेस, इफ सम सिस्टम इज अंडरगोइंग सर्टेन प्रोसेस, वी सॉ लॉट ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल देखा था, एडियाबैटिक देखा था, कोई भी XYZ प्रोसेस इस पे हो रहा है, उस टाइम पे वी कैन डेफिनेटली सी व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. सो एक्चुअल में मेरे पास U का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आई कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी, बट कोई अगर प्रोसेस होगा उसका मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली निकाल सकती हूँ. ये समझ में आई बात. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन डेफिनेटली बी कैलकुलेटेड, ठीक है. एंड ये तो हमने देख ही लिया, इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है, दो ही चीज़ से हो सकती है, चाहे तो उस पर कोई वर्क हुआ हो या उस पर कोई हीट अब्जॉर्ब या रिलीज हुई हो. Q एंड W की वजह से ही क्या होगा, अपना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है. विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपने पास कोई भी सिस्टम है ना, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होएगी ओनली बाय चेंजिंग द Q और W, है ना. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपने पढ़ी हुई है. क्या पढ़ा हुआ भाई आपने, ये सब कहीं सुना हुआ है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म, है ना. इसका दूसरा एक और तरीका लर्न करने का क्या है, द इंटरनल एनर्जी कैनॉट बी चेंज्ड unless there is a change in क्या, work और हीट ऑफ द सिस्टम. क्लियर है भाई. ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन ये कभी लिखने को आएगा नहीं, इससे आएंगे क्वेश्चंस. इससे क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे. और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सीखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है. एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो मैंने अभी बोला बिल्कुल सिंपल वही. डेल्टा U तभी चेंज होगा जब Q या W चेंज हो, है ना. सो दिस इज माई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एनर्जी. आई होप इट्स क्लियर. ओके, यस. सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स जस्ट सी अ वेरी क्विक न्यूमेरिकल, थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्या बोल रहा है, देखो, इफ अ सिस्टम अब्जॉर्ब्स 500 जूल हीट, उसने क्या किया है, 500 जूल जो है क्या किया, हीट अब्जॉर्ब किया. तो Q जो है मेरा वो कितना हो गया, 500 joules. Now let's see what is the sign convention. It says that the system absorbs this heat. क्या होगा भाई, प्लस होगा, प्लस 500 joules, ठीक है. एंड इट डज, इट मतलब सिस्टम, द सिस्टम डज दिस 300 joules ऑफ वर्क. तो वर्क कितना हो गया, 300 joules होगा. बट दिस इज द वर्क डन not on the system but by the system. So if it is by the system, ये क्या है, ये एक expansion work है. क्या है, ये एक expansion work है. Is this clear? बोल रहा है कि भाई बताओ change in internal energy क्या है. अभी हमने एक mathematical expression देखा, क्या, delta U is equal to Q plus W. बस ये मैंने लगा देना यहाँ पे. अगर लगाएंगे फॉर्मूला तो यहाँ पे Q कितना है, it is plus 500. you please put this 500 plus work done कितना है, it is minus 300 joules. दोनों को सेम यूनिट्स में लेना है. बहुत बार आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे 1 जूल्स में दिया होगा, 1 किलो जूल्स में दिया होगा, आप डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है. 500 माइनस 300 कितना हो गया, ये
200 joules of energy. And if it is coming out to be in plus, ओवरऑल क्या आ रहा है, ये प्लस 200 आ रहा है. इसका मतलब इस सिस्टम में ओवरऑल दोनों चीज हुई, हीट भी और वर्क डन भी, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, इसमें एनर्जी कुछ प्लस हुई है. कितनी प्लस हुई है? 200 joules ऑफ एनर्जी वॉज प्लस्ड. ठीक है, ये हो गया भाई आपका एप्लीकेशन ऑफ दिस फर्स्ट लॉ. एक और देख लो क्वेश्चन, ट्राई ऑन योर ओन. 50 joules of heat is supplied to a system. So this is the heat supplied to a system. So system is going to absorb that heat. Q क्या हो गया मेरा? प्लस 50 हो गया. इतना समझ में आया ना? Next, calculate the work done if the internal energy of the system increases by 80 joule. मेरी जो internal energy है which is delta U, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है. कितनी इंक्रीज हो रही है? 80 joules. अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, विल वी टेक दैट एज प्लस और माइनस? विल टेक दैट एज प्लस 80 joules. दोनों की साइन कन्वेंशन बिल्कुल सही हो गई. अब देखते हैं क्या बोल रहा है. वर्क डन कैलकुलेट करो. नाउ लेट्स जस्ट पुट दिस इन आवर फॉर्मूला. डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W. इट इज Q प्लस W. क्या निकालना है मेरे को? W निकालना है. इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं. डेल्टा यू क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस यू, सॉरी डेल्टा यू माइनस क्यू. डेल्टा यू कितना है? प्लस 80 माइनस 50 joules. डाल दो इसको. कितना आ गया? 30 joules आ गया. क्या आ गया? 30 joules आ गया. इसका मतलब वर्क डन जो है क्या प्लस में आ रहा है? प्लस का क्या मतलब है? ऐसा कुछ हुआ है कि ओवरऑल वर्क इज डन प्लस में. प्लस मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. So work is done on the system. Work is done on the system. और ये कितना है? प्लस 30 है. So our answer will be third, this one. ठीक है? Okay. There's one more formula that is आप work done का मैंने एक पहला formula बताया आपको. क्या था? It was minus T external delta V, है ना? External pressure multiplied by change in the volume. That is how you can calculate the work done. एक और चीज़ है, अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो इनको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं लाइक दिस, माइनस पी डी वी. ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट. कैलकुलेट द वर्क डन. कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन सिस्टम changes its volume from 50 to 100 liters. From 50 to 100 liters. Where the external pressure is 2 atm. ठीक है, अब मेरे को क्या दिया इधर? एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया हुआ है और वॉल्यूम चेंज भी दिया हुआ है. वॉल्यूम चेंज कितना है? 50 से 100 लीटर. 50 से लेके 100 लीटर्स जा रहा है. तो यार इससे मेरे को क्या पता चल रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना वॉल्यूम. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है. और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये दिस इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम. राइट गाइज? तो मेरा जो ओवरऑल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आंसर माइनस में आना चाहिए. मेरा ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. ओनली देन आई नो दैट माई वर्क डन इज करेक्ट. ठीक है, देखते हैं आगे. इसको कैलकुलेट करो भाई. हाँ, फॉर्मूला लगाओ. W इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. डेल्टा वी क्या होता है? इट्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. निकाल दो यहाँ पे. फिर एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2 एटमॉस्फेयर्स. डेल्टा वी कितना है? फाइनल वॉल्यूम वाज 100 माइनस 50 कर दो इसको. कितना आ गया? 50 आ गया. इट विल बी माइनस 2 इंटू 50. कितना आ गया गाइज? माइनस 100 लीटर एटमॉस्फेयर. माइनस 100 लीटर एटमॉस्फेयर. नाउ थर्मोडायनेमिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यू विल हैव टू सी द यूनिट्स. यूनिट मैंने क्या यूज़ किया है? एटमॉस्फेयर फॉर योर प्रेशर, वॉल्यूम के लिए लीटर्स. सो मेरा जो आंसर आ रहा है वर्क का, दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 100 लीटर एटमॉस्फेयर. इज दिस क्लियर? ओके, अब एक चीज़ और सीख लो. जब भी लीटर एटमॉस्फेयर दिया हो और अपने को ऑप्शंस क्या दिए हैं? जूल्स में दिया है. सो देयर इज अ रिलेशन यू विल हैव टू लर्न. 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है दैट इज 101.3 जूल्स. कितना होगा ये?
101.3 जूल्स। चलो सो इतना समझ में आ गया, प्रोसेसेस मेरे को समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं एक एक करके। आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो क्या है, इसमें डेल्टा पी 0, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन माई प्रेशर। मेरा जो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा वो एक एग्जैक्ट एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, आई वोंट चेंज दैट। अगर ऐसा करते हैं तो W क्या होएगा भाई, सिंपल फॉर्मूला होगा इसका, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V रहेगा, ये है ना। देयर विल बी नो चेंज, वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, जो भी हम एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं ये अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। आइसोकोरिक में आ जाओ। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, इट इज डेल्टा V इक्वल्स 0। अगर डेल्टा V इक्वल्स 0 है तो इसका मतलब क्या है मेरा, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम गाइस, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम दैट मीन्स द वर्क इज नॉट डन। वर्क जो होगा उस केस में मेरा क्या होगा, 0 होगा। अगर वर्क 0 है, आगे देखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है ना। तो अगर मेरा W 0 है दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज 0, it means that the internal energy will change only if there is a heat change, if there is a heat absorbed or released by the system। इसको 0 रख दो भाई, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा U will be equal to Q, as simple as that, as simple as that। इनको हाईलाइट कर देती हूँ मैं एक कलर से। फर्स्ट वाले में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड वाले में मेरा फॉर्मूला ऑल्टर होके ये हो जाएगा, डेल्टा U will be equal to Q, ठीक है। थर्ड देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर। गाइज अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, और सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो सारे मोस्टली गैसियस सिस्टम्स हैं, जिसमें हम अंदर जो गैस है उसका भी आइडियल बिहेवियर जो है उसको सोचते हैं कि वो आइडियल गैस है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, there is no change in the kinetic energy, and if there is no change in the kinetic energy then system का overall internal energy क्या होगा, 0 होगा। internal energy of that system will be 0, क्योंकि system में मैं मान रही हूँ आइडियल गैस है, गैसेस में जो overall एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो माय काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी विल बी 0। इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट। इसका ये मतलब है जितना भी हीट होगा Q, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ W, इनका सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी द सेम, जस्ट द साइन कन्वेंशंस विल बी ऑपोजिट। समझ में आई बात, दैट मीन्स जितना भी हीट अब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही एनर्जी जो है इट विल बी लॉस्ट बाय द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, सो ये बन गया मेरा ऑल्टर्ड फॉर्मूला फॉर द थर्ड वन, दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस W। लास्ट देख लो भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हीट कंटेंट जिसमें 0, मतलब कोई भी सिस्टम ना अब्जॉर्ब कर रहा नेट और ना ही सिस्टम कुछ ना कुछ रिलीज कर रहा है हीट। अगर हीट कंटेंट इज 0, इफ देयर इज अ 0 चेंज इन द हीट कंटेंट देन माय डेल्टा U इक्वल्स Q प्लस W। इसमें ये Q का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड बाय दैट योर डेल्टा U विल बी इक्वल टू ओनली द वर्क डन, ठीक है। सो ऑल्टर्ड फॉर्मूला फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी दिस। प्लीज राइट दीज 4 इक्वेशंस, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड राइट दिस। आपको जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें कोई ना कोई टाइप का प्रोसेस मेंशन्ड होगा एंड यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज फॉर द सेम, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज योर PV डायग्राम्स। आपको प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ्स दिए होंगे और उन ग्राफ से बोलेंगे कि भाई वर्क डन निकालो। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। सो जब भी हमको वर्क डन निकालना है, एक तो मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा दिया कैसे करना है, आपको क्वेश्चंस में वैल्यूज दी होंगी और आपने माइनस बी एक्सटर्नल डेल्टा V से वी कैलकुलेटेड द वर्क डन। द सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर वर्क डन विल बी थ्रू ग्राफ्स। PV के ग्राफ्स देंगे, प्रेशर के और वॉल्यूम के ग्राफ देंगे एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द वर्क डन। हाउ यू डू दैट, जो भी आपको कर्व दी है उसको इस तरीके से एक्स्ट्रापोलेट करने का। द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड एज द वर्क डन, ठीक है भाई। तो जो वर्क डन होता है इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द एरिया अंडर कर्व, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि यार वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। तो मेरे को इस क्वेश्चन में दिया गया कि P और V का ग्राफ दिया गया और बोला है कि पहले क्या है, A हुआ,
ए से फिर वो बी में चेंज हुआ सिस्टम, बी से फिर वो सिस्टम सी में चेंज हुआ, सी से वो सिस्टम चेंज हुआ इनटू डी, एंड डी से फाइनली इट इज़ कमिंग बैक टू ए। ऐसे प्रोसेसेस को हमने क्या बोला था भाई, याद हो तो? इनको हमने बोला था साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो क्या हो जाता है भाई, सेम होता है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो उसमें हमने क्या किया था, ये स्टेट फंक्शंस हैं जितने भी, उनमें उनकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। दैट मीन्स मेरा डेल्टा जी ज़ीरो होगा, इसके लिए डेल्टा यू ज़ीरो होगा, डेल्टा टी ज़ीरो होगा ओवरऑल। सो जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होंगे उसमें अपने जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे, लिख लो यहाँ पे, ऑल स्टेट फंक्शंस there will be no change, there will be no change in the value. Is this clear? Enthalpy change will also be 0. ठीक है, अब let's just see this one by one, एक एक करके देखते हैं। A से B जब जा रहा है तो can you extrapolate? प्रेशर कितना था इधर, 15 था A पे, और B में जब गए प्रेशर क्या था, 15 ही था। That means my pressure is not changing. तो ये प्रोसेस क्या है, it's an isobaric process. ठीक है, लेट्स गो अहेड। बी से सी जब जा रहे हैं, देख रहे हो आप, बी पे प्रेशर कितना था, 15, बट बी से जब मैं सी में आई तो क्या हुआ, प्रेशर केम डाउन टू 5, दैट मीन्स 15 से 5 नीचे आ गया, प्रेशर चेंज हुआ। वॉल्यूम देखो, अब वॉल्यूम पहले कितनी थी बी पॉइंट पे, 20 लीटर थी, है ना। वी आर टेकिंग वॉल्यूम साइंस इन वॉल्यूम यूनिट्स इन 2 लीटर्स। सो पहले बी के टाइम पे क्या थी, 20 लीटर्स थी, और अपना सी में क्या था, 20 लीटर्स ही था। सो दैट मीन्स मेरी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो ये प्रोसेस क्या हो गया, मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है गाइस, लेट्स से उसी के तरीके से सी और डी देख लो। सी से डी में जब जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 20 से 10, है ना, लेकिन प्रेशर अब इस टाइम पे क्या है, सेम ही है। सो ये भी क्या हो गया, एक आइसोबारिक प्रोसेस। And likewise D to A, again my volume is not changing, so this is also isocoric process. जब इस तरीके से दिया हो, आप इसको कैसे करोगे, ये एरिया जो है ना, ये फाइंड कर लो। एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन। पहले एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे अपना वॉल्यूम 10 था और प्रेशर 15 था। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम 10 था और प्रेशर क्या था, 15 एटमॉस्फेयर्स। बी पे क्या था, बी पे 20 था और 15 ही था प्रेशर। नेक्स्ट सी पे 20 था वॉल्यूम और 5 प्रेशर। लाइकवाइज डी पे 10 था वॉल्यूम और 5 एटमॉस्फेयर्स प्रेशर। ये सब मैंने लिख लिया। अब ये जो है, ये एक रेक्टेंगल तरीके दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम लेंथ इनटू ब्रेथ करके, है ना। एरिया विल बी कैलकुलेटेड एज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ देख लो इसकी कितनी है, लेंथ देख लो कितनी है, लेंथ आ जाएगी बी से सी के बीच में डिफरेंस देखो कितना प्रेशर का डिफरेंस है, ये लेंथ है ना। 15 से 5 के बीच में डिफरेंस, सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ 10, दैट इज माई लेंथ। ब्रेथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक, तो कितना हो गया, डिफरेंसेस ऑफ अगेन 10 यूनिट्स, 10 लीटर्स, ये लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा 100, एंड दैट इज योर वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आंसर किस में रिपोर्ट करेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर में करेंगे। किस में करेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर में करेंगे, 100 लीटर एटमॉस्फेयर। द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक इज द साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के आई हैव जस्ट 2 रूल्स फॉर यू। जब भी ऐसे एरिया अंडर द ग्राफ करना है, आपने देखना है कि ये एरो किस साइड जा रहा है। ठीक है, अगर मेरा एरो इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहा है, क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, देन वर्क डन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज जाएगा ओवरऑल तो दैट वर्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव, जिसका मतलब क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये एक कंप्रेशनल टाइप का वर्क होगा। ठीक है, और दूसरा जब एंटी क्लॉकवाइज जाए, एंटी क्लॉकवाइज जब भी जाएगा वर्क डन, मतलब इसके जगह ए बी सी डी की जगह इफ इट वुड हैव बीन ए डी सी बी ए, उल्टा होता अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, उस टाइम पे वर्क डन कितना लेते हैं,
नेगेटिव लेते हैं, और नेगेटिव मतलब क्या है, ये एक वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, एक्सपेंशनल वर्क होगा, ठीक है, एक्सपेंशनल वर्क होगा। सो यहाँ पे देखो A से B, B से D, B से C, C से D, क्या हो रहा है यहाँ पे ओवरऑल, इट्स गोइंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मेरा वर्क डन क्या होगा, प्लस होगा, दैट मीन्स इट विल बी 100 लीटर्स एटमॉस्फेयर्स, है ना। और अगर वही जूल्स में दिया होगा आपको तो क्या करना है, यू नो 100 इंटू 101.3 जूल्स कर देंगे, दिस विल बी योर आंसर इन जूल्स, ठीक है, ओके। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। वर्क डन बाय द गैस, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस व्हेन इट एक्सपैंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 6 लीटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर्स। फॉर्मूला क्या था भाई, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2 एटमॉस्फेयर्स दिया हुआ है, लिख लो यहाँ पे 2। एक्सपैंड्स, एक्सपेंशन कर रहा है, अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इट्स द वर्क डन by the system, work done by the system। क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम इज 6 लीटर्स माइनस 2 लीटर्स, सो दैट इज -2 इंटू 3, कितना आ गया, -6 लीटर्स एटमॉस्फेयर। तो अपना आंसर सही है क्योंकि माइनस में आ रहा है आंसर, है ना, माइनस में ही आना चाहिए क्योंकि एक्सपेंशन है। सो यहाँ पे लिख लो आप, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड क्या होगा, ये लीटर एटमॉस्फेयर में दिया अगेन बच्चा, अगर अपने को जूल्स में करना होगा क्या होगा, -6 इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा ये, आई एम नॉट वेरी ग्रेट एट मैथ्स, 6 3 18 170, आई होप इट्स करेक्ट, 181706, या -607.8 जूल्स, है ना, एंड दैट विल बी माई फाइनल आंसर गाइज, ठीक है। Okay, this is the overall table if you'll have to learn। आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक मतलब डेल्टा V 0, आइसोबारिक मतलब डेल्टा P इक्वल 0, आइसोथर्मल इज डेल्टा T इक्वल 0, एडियाबैटिक डेल्टा Q इक्वल 0। तो यही उसी तरीके से मैंने बनाया, डेल्टा Q यहाँ पे 0 है, देखो डेल्टा V अगर 0 है तो वर्क डन 0 है ना। सो यू कैन जस्ट लर्न दिस टेबल और यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। वी हैव already discussed about this, so you can just take a screenshot, है ना। ओके, लास्ट थिंग इज लेट्स सी द की समरी। ये पूरे चैप्टर में हमने क्या किया है, एक तो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, की फॉर्मूलाज, 2 फॉर्मूलाज देखे हैं, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू एंड वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या एरिया अंडर द ग्राफ, या एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी सीखे दोनों चीज़ के लिए, दैट इज डब्ल्यू एंड क्यू, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, और हमने कुछ जो भी बिहेवियर्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उसके एप्लीकेशन देखे फॉर आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना। 101.3 से करना है तो वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। अगर मान लो लीटर एटमॉस्फेयर में ही दिया हुआ है तो खत्म है बात। अगर इसको आपको आंसर जूल्स में रिपोर्ट करना है, मेरे पास क्या आ गया, -100 लीटर्स आ गया, -100 लीटर एटमॉस्फेयर। जूल्स में अगर करना है तो क्या होगा, -100 लीटर एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 101.3 इंटू 100। समझ में आया। तो टेंटेटिव कितना हो जाएगा, 10130 जूल्स, ठीक है भाई। और इतना बड़ा आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, किलो जूल्स में करते हैं हमेशा। किलो जूल्स में कैसे होगा, इसको अपॉन 1000 कर दो, इसको अपॉन 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10.1 किलो जूल्स, और आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना, बिकॉज वर्क वाज डन बाय द सिस्टम। ठीक है भाई, दिस मच इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने ये 4 प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर माय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, बारिक मीन्स बार से रिलेटेड, दैट इज प्रेशर से रिलेटेड। तो दैट इज डेल्टा पी क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। ठीक है। आइसोकोरिक क्या होता है, जब कोई भी वॉल्यूम में चेंज ना हो, दैट इज डेल्टा वी इज 0। आइसोथर्मल क्या होता है भाई, जब टेम्परेचर चेंज ना हो मेरे सिस्टम का, डेल्टा टी क्या रहेगा,
ज़ीरो रहेगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, जब मेरा हीट कंटेंट जो है सिस्टम का क्या रहे, ज़ीरो रहे। ठीक है, सो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। लिखो भाई इसको, इसका आंसर यू कैन मेंशन इन योर चैट बॉक्स, मेरे को बताओ कमेंट करके। ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। द सिस्टम अंडरगोज अ 3 लीटर रिडक्शन इन द वॉल्यूम अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180 m। ठीक है, द ओवरऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। Overall, the delta U remains the same. That means there's no change in the internal energy. Delta U will be 0. What amount of heat is exchanged? They're asking you what is the Q value exchanged in this process. Is it released or is it absorbed by the system? And these are your 4 options, guys. ठीक है, mention करो अपने answers comment में and I'll see to it. So that's all for today's video. I hope you liked the video. If you liked the video, please don't forget to like and also subscribe to the channel. There is going to be the 3rd part of thermodynamics which is going to come very, very soon. So I'll see you there. Thank you so much.